नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विलियम शेक्सपियर की सबसे दिलचस्प शुरुआती रचनाओं में से एक सोनेट 26 यानी सोनेट 26 की परतों को खोलने वाले हैं। अगर साहित्य में दिलचस्पी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी किसी उच्च स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार नजरिया है। इसे हम 400 साल पुराना हम्बल ब्रैग कह सकते हैं, यानी विनम्रता का दिखावा करते हुए अपनी ही तारीफ करने का एक शानदार तरीका। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, क्या शेक्सपियर ने इस प्रेम कविता का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा दिखाने के लिए किया था? ये सवाल इस कविता के बिल्कुल केंद्र में है, जहां एक तरफ तो बेहद विनम्र समर्पण दिखता है और दूसरी तरफ एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक प्रतिभा। भाग 1, लॉर्ड ऑफ माई लव, सामंती कर्तव्य और समर्पण। इस कविता के सतही अर्थ को समझने के लिए शुरुआती पंक्तियों पर गौर करते हैं। शेक्सपियर लिखते हैं, लॉर्ड ऑफ माई लव, टू whom in vassalage thy merit hath my duty strongly knit। इन पंक्तियों को पढ़ते ही दिमाग में एक ऐसे सेवक की तस्वीर बनती है जो अपने मालिक के प्रति वफादारी की कस्में खा रहा है। अगर इसे आज के ज़माने से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नया कर्मचारी अपनी कंपनी के सीईओ को एक बेहद सम्मानजनक और औपचारिक ईमेल लिख रहा हो, जिसमें वो बता रहा हो कि वो कंपनी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, वैसलेज। वैसलेज 16वीं सदी की इस सामंती शब्दावली का मतलब है किसी सामंती प्रभु का वफादार सेवक या जागीरदार होना। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पॉइंट बहुत काम का है। यह समझना काफी अहम है कि शेक्सपियर अपने और अपने विषय यानी सब्जेक्ट के रिश्ते को एक राजनीतिक और पदानुक्रमित यानी एक हिरारिकल ढांचे में कैसे ढाल रहे हैं। भाग 2, द रिटेन्ड एम्बेसेज, एक औपचारिक प्रस्तुति। आप जरा 1609 के इस मूल क्वार्टो टेक्स्ट को देखिए। वैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये साल 1609 याद रखना बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि शेक्सपियर अपनी इस कविता को केवल भावनाओं के एक आम प्रवाह की तरह पेश नहीं करते। वो इसे एक एम्बाजाज कहते हैं, मतलब एक राजदूत द्वारा भेजा गया औपचारिक संदेश। तो ये कोई आम प्रेम पत्र नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक कूटनीतिक दस्तावेज है। और यहाँ शब्दों का शानदार खेल देखिए। एक तरफ है विटनेस ड्यूटी यानी कर्तव्य की गवाही देना, और दूसरी तरफ है नॉट टू शो माई विट यानी अपनी बुद्धिमत्ता का दिखावा ना करना। विटनेस शब्द कितनी चालाकी से हमें विट के लिए तैयार करता है। शेक्सपियर कह रहे हैं कि वो अपनी चतुराई नहीं दिखा रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि इन शब्दों के खेल के जरिए वो बिल्कुल वही कर रहे हैं। भाग 3, एक क्लेवर डिस्प्ले ऑफ विट, कविता की मुख्य विडंबना। अब हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि शेक्सपियर असल में क्या दावा करते हैं और वास्तव में वो क्या करते हैं। इन दोनों के बीच का ये बड़ा अंतर ही कविता की मुख्य विडंबना या कोर आयरनी है। शेक्सपियर बेहद ही कलात्मक भाषा का उपयोग करते हुए ये शिकायत कर रहे हैं कि वो शब्दों के मामले में कितने गरीब हैं। विट सो पुअर और वांटिंग वर्ड्स, ये तो बिल्कुल उस क्लास टॉपर की तरह हो गया जो परीक्षा से ठीक पहले कहता है यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, और फिर रिजल्ट आने पर सबसे ज्यादा नंबर ले आता है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह हिस्सा तो बिल्कुल सोने की खान है। शेक्सपियर के ये गरीब शब्द वास्तव में एक बेहद सटीक और गणितीय संरचना में बंधे हैं। ध्यान दें, इसमें 3 क्वाट्रेन्स और एक कपलेट है। पूरी कविता आयाम्बिक पेंटामीटर में है। इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी है। और सबसे खास बात, इस सोनेट में 6 फेमिनाइन एंडिंग्स हैं, यानी एक्स्ट्रामेट्रिकल सिलेबल्स। तो ये कोई कमजोर रचना नहीं बल्कि काव्य पर नियंत्रण का एक मास्टर क्लास है। आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों 5 से 8 में एक शानदार रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। शेक्सपियर कहते हैं कि उनके शब्द नंगे, नेकेड और खाली, बेर हैं, और उम्मीद जताते हैं कि उनके श्रद्धेय लॉर्ड की श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता इन खाली शब्दों को अपने अच्छे विचारों के कपड़े, अपैरेल पहनाएगी। सच कहूं तो ये प्यार में की गई एक बहुत ही हाई लेवल की बौद्धिक चापलूसी है। भाग 4, द फेयर यूथ कॉन्टेस्ट। अब ये समझना भी जरूरी है कि ये औपचारिक चापलूसी आखिर भेजी किसे जा रही थी। शेक्सपियर के सोनेट्स का ये वर्गीकरण परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोनेट 26 को अक्सर फेयर यूथ सीक्वेंस के पहले भाग के निष्कर्ष या एक एनवॉय यानी विदाई पत्र के रूप में देखा जाता है। पहले 126 सोनेट्स इसी फेयर यूथ को समर्पित हैं और सोनेट 26 इसमें एक औपचारिक परिणति के रूप में काम करता है।
एक और दिलचस्प तथ्य, सोनेट 26 की यह दब्बू और अति औपचारिक टोन बिल्कुल वैसी ही है जैसी शेक्सपियर ने अपनी कथात्मक कविताओं जैसे वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीज के वास्तविक अभिजात वर्ग यानी एरिस्टोक्रेट संरक्षकों को लिखे गए समर्पण संदेशों में इस्तेमाल की थी। भाग 5 वेटिंग फॉर द स्टार्स। निष्कर्ष। अब हम कविता के अंतिम भाग पर आते हैं, जहां कवि अपनी इस वफादारी की कसम को एक बहुत ही बढ़िया मोड़ देता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्यार का इतना बेबाक ऐलान करने से पहले आखिर कवि किस बात का इंतजार कर रहा है? वो खुद को योग्य साबित करने के लिए क्या चाहता है? पंक्तियों 9 से 12 में हमें ज्योतिषीय यानी एस्ट्रोलॉजिकल इमेजरी देखने को मिलती है। टिल व्हाटसोएवर स्टार दैट गाइड्स माई मूविंग। कवि दरअसल तारों और ग्रहों की अनुकूल स्थिति का बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि भाग्य उस पर मेहरबान हो और उसे वो सम्मान मिले जिसके वो असल में योग्य है। और अंत में आता है ये शानदार कपलेट। कवि कहता है कि जब तक सही समय नहीं आता वो अपना सिर नहीं उठाएगा, यानी नजर में नहीं आएगा, ताकि उसे परखा ना जा सके। यहां प्रूफ का पुराना अर्थ टेस्ट करना है। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति तब तक लो प्रोफाइल रहता है जब तक कि उसका प्रमोशन या कोई बड़ी सफलता पक्की ना हो जाए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मन में एक गहरा सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा। क्या ये सोनेट सच में एक सच्ची और गहरी भक्ति का प्रतीक है, या फिर ये कर्तव्य निभाने की एक बेहद सोची समझी और चतुराई से रची गई परफॉर्मेंस है? शेक्सपियर का यह 400 साल पुराना हम्बल ब्रैग यकीनन हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से याद रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में यह जानकारी बहुत काम आने वाली है।